लाहौर के बाद पेशावर में शौकत खानम बनाया गया और अब कराची में ज़ेर तामीर है। बताइएगा कि तीसरा हॉस्पिटल कराची में बनाने की क्या वजह थी? दो मेन वजह हैं जी। एक तो ये कि पिछले 35 साल से कराची के लोगों ने हमेशा लाहौर के और पेशावर के प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया और हमारी बहुत देर से कोशिश थी कि वहाँ पे भी हम सर्विस प्रोवाइड करें। एंड ऑब्वियसली सेकेंडली कराची सबसे बड़ा हमारे मुल्क का शहर है। ये हस्पताल ना सिर्फ कराची के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा लेकिन पूरे सिंध के और जनूबी बलूचिस्तान के, जब तक कि चौथा हॉस्पिटल कोयटा में नहीं इंशाल्लाह बनता। आसिम साहब, अगर कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो कितने पेशेंट्स को एनुअली हम कह सकते हैं कि शौकत खानम कराची में ट्रीट किया जा सकेगा? तो आई थिंक जैसे आपने भी मेंशन किया, ये लाहौर के हॉस्पिटल से दुगना है साइज़ में। हमारा एस्टिमेट है कि जब खुल जाएगा इंशाल्लाह फुली फंक्शनल होगा तो इसमें 10 से 15 हज़ार नए कैंसर के पेशेंट्स हर साल ट्रीट किए जाएंगे। अभी तक हम लाहौर और पेशावर में मिला के हर साल तकरीबन 12,000 नए मरीज़ लेते हैं, तो इससे काफ़ी डबल से ज़्यादा हमारी कैपेसिटी हो जाएगी इस एक हॉस्पिटल से। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी जदीद सहूलियात हैं, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मरीजों का इलाज किया जाएगा और एक आम आदमी को वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी? तो हमारी मिशन स्टेटमेंट का हिस्सा है कि हम वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ तमाम मरीज़ों को, ये देखे बगैर कि वो खुद पे कर सकते हैं या नहीं। 75% से ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो कम्प्लीटली फ्री ट्रीट किए जाते हैं, 25% पेमेंट खुद करते हैं। तो हमारा हमेशा बहुत फोकस रहा है कि हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। कराची के हॉस्पिटल में लेटेस्ट डायग्नोसिस या तशख़ीस के लिए भी मशीनें होंगी और लेटेस्ट जो इलाज के लिए मशीनें और इक्विपमेंट और पर्सनल जो होंगे वो ज़रूरी हैं, क्योंकि अमला सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है, मशीनें तो फिर आप कोई भी ख़रीद सकता है, लेकिन एक हाईली ट्रेंड, डेडिकेटेड, क्वालिफाइड अमला को रिक्रूट करना और रिटेन करना सबसे मुश्किल काम है और वो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं कराची के लिए। आसिम साहब, ये बिल्डिंग कितनी कंप्लीट हो चुकी है और कितनी देर में ये हॉस्पिटल फुली ऑपरेशनल होगा? ये बिल्डिंग का फिजिकल स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपने जैसे अभी डॉक्यूमेंट्री में भी देखा, तकरीबन 1 साल का या 10 महीने का और काम अभी है इसमें कि इसकी फिनिशिंग हो। इस वक्त इसकी एयर कंडीशनिंग की डक्टिंग वगैरह लग रही है। इक्विपमेंट हमने परचेस करना, ख़रीदना शुरू कर दिया है वेस्ट से। सारा ये इक्विपमेंट बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी रही हैं पिछले साल भर में इंपोर्ट्स पे, इकोनॉमिक सिचुएशन। सो ये सारा बहरहाल प्रोसेस शुरू हो गया है और हमें उम्मीद है कि 2024 के अंदर अंदर कराची का हॉस्पिटल खुल जाएगा इंशाल्लाह। सर, अगर बजट की बात की जाए तो इस सारे प्रोजेक्ट पर कितना आपका खर्चा हुआ है और कितना भी आपको और चाहिए इसके लिए? अगर तो कराची प्रोजेक्ट का जो इस वक्त हमारा एस्टिमेट है कि टोटल बजट 30 अरब रुपए है, जिसमें से हम तकरीबन 9 और 10 अरब के दरमियान खर्च चुके हैं और तकरीबन 20 या 21 अरब रुपए अभी और हमें चाहिए ताकि ये फिनिशिंग का काम ख़त्म हो और इक्विपमेंट जो कि बहुत महंगी है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडिएशन की मशीनें हमने 10 मशीनें लगानी हैं कराची में, लाहौर में 5 हैं, तो कराची में हर चीज़ दुगनी है लाहौर से। एक रेडिएशन की मशीन जो है वो तकरीबन 75 करोड़ रुपए की आती है और उस तरह की 10 मशीनें वहाँ लगेंगी। 75 करोड़ की एक मशीन। और उसके अलावा CT स्कैनर, पेट स्कैन, MRI, मुख्तलिफ और चीज़ें। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरह हमेशा 35 साल अब हो गए हैं लोगों को, क्योंकि उनको यकीन है कि उनका पैसा सही जगह खर्च होता है और वाकई मुस्तहक मरीजों का इलाज किया जाता है, ये देखे बगैर कि वो पे कर सकते हैं कि नहीं। तो हर साल पिछले साल से ज़्यादा हमें आतियात और ज़कात इकट्ठी होती हैं और हर साल हम ज़्यादा मरीज़ ट्रीट कर सकते हैं। आसिम साहब, मेरे ख्याल से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो बड़ा खुल के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस मामले में, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। That's right. So, इस वक्त जो हमारी डोनेशन, ज़कात और अतियात जो हैं वो तकरीबन 55% हमारे बजट का उस ज़कात और अतियात से आता है। उसमें से 45% से 50% तकरीबन इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी देते हैं। अच्छा, तो हम 7 मुल्कों में, पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली हम रजिस्टर्ड चैरिटी हैं ही, इसके अलावा UK, US, UAE, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे में भी हम इस वक्त रजिस्टर्ड हैं एज ए चैरिटी। सो अगर वहाँ कोई डोनेट करता है तो उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, 75% जो लोग हैं वहाँ पर उनका मुफ्त इलाज होता है और उनको पे नहीं करना पड़ता, जबकि 25% 25% ऐसे लोग हैं जिनको पे करके इलाज करवाना पड़ता है। तो क्या कोई फैसिलिटीज़ में फ़र्क है? क्योंकि एक आम आदमी के जहन में ये सवाल आता है कि अगर हम पैसे खर्च के जा रहे हैं तो क्या हमारी फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी या सबके लिए इक्वालिटी है? हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं क्वालिटी, जो मैंने जिक्र किया पहले भी, और इक्वालिटी। एक दफ़ा जब पेशेंट एक्सेप्ट हो जाए फॉर ट्रीटमेंट
उनको एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट दी जाती है, वही डॉक्टर्स देखते हैं उनको, वही टेस्ट्स होते हैं, वही दवाइयाँ मिलती हैं। अच्छा। जहाँ वो दाखिल होते हैं कमरों में वो भी एक जैसे होते हैं। हमारे तमाम कमरे 2 मरीज़ों के लिए होते हैं एंड इट्स वेरी कॉमन कि एक मरीज़ एक बेड पे पेइंग पेशेंट लेटे होंगे और एक पे सपोर्टेड। डॉक्टर्स और नर्सेज को नहीं पता होता कि कौन पे कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, ताकि सबकॉन्शियस भी कोई बायस ना हो सके। आसिम साहब, अतियात की हम बात कर रहे थे कि अतियात जो है वो बढ़ चढ़ कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली। शौकत खानम किस तरह से ये मेक श्योर करते हैं कि उनके पैसे सही जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं? पहली बात तो ये कि पिछले 30 साल से जब से हॉस्पिटल खुला है, हमारे तमाम हर साल के ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो हमारी फर्ग्यूसन्स पाकिस्तान की लीडिंग ऑडिटिंग कंपनी है, वो हमारा ऑडिट करती है हर साल और वो ऑडिट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, सारे हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स, तो कोई भी देखना चाहे। सिमिलरली जो हमारी ओवरसीज़ रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं वो सेपरेट एंटिटीज़ हैं, हमें सपोर्ट करती हैं, वो भी ऑडिट इसी तरह होती हैं। इसके अलावा सबसे हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी आए हॉस्पिटल आके खुद लोगों से मिले, पूछे कि आपका इलाज फ्री हो रहा है कि नहीं, और यही यकीन है लोगों का बिकॉज दे नो, क्योंकि अब लाखों perhaps मिलियंस ऑफ लोगों की ज़िंदगियां हॉस्पिटल से टच हो चुकी हैं। अब हज़ारों लाखों लोगों का इलाज हो चुका है, कई मिलियंस का ब्लड टेस्ट तो लोगों ने कराया हमारे लेबॉरेटरी कलेक्शन सेंटर नेटवर्क से एंड सो ऑन। सो सब यह जानता है किसी को जिसका इलाज हुआ है या उनका खुद इलाज हुआ है, तो वो ट्रस्ट हमने बिल्ड किया है ओवर द इयर्स। बिल्कुल ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात करते हैं तो शौकत खानम में लोग दिल खोल कर ज़कात व अतियात देते हैं, डोनेशंस देना भी चाहते हैं। सर, वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं ज़कात व अतियात देना चाहते हैं, क्या तरीका कार है और उनको क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? कई तरीके हैं डोनेट करके। सबसे आसान तरीका है जो हम हमेशा कहते हैं, जो टीवी देख रहा है वो 777 पे एक ब्लैंक SMS भेजे जी, तो शौकत खानम को 20 रुपए मिलते हैं। ओके। 5 SMS भेजें तो आपके नाम की एक ईंट लग गई कराची के हॉस्पिटल में। 0800 11 पे आप फ़ोन करें तो हमारे नुमाइंदे आपसे कैश या चेक आके घर से कलेक्ट करेंगे और आपको एक पक्की इलेक्ट्रॉनिक रसीद देंगे। इसके अलावा आप ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं बैंकिंग ऐप के ज़रिए। हम मुल्क के हर बैंक में हमारा अकाउंट है, आप कहीं पे भी जाके कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और तमाम डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और तमाम डिटेल्स इस वक्त हमारी स्क्रीन्स पे भी आ रही हैं। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, नंबर्स आ रहे हैं, वेबसाइट का लिंक आ रहा है, उसके साथ फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप यहाँ पर राब्ता कर सकते हैं और डोनेशंस जो हैं वो अपनी दे सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरा खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि सबको ज़रूरत है और जो हमारे बिलखसूस वो मरीज़ के जो इस मोहलिक बीमारी में मुब्तला हैं और उनकी जो आखिरी उम्मीद है वो ऐसे अस्पताल हैं और ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जो काम करना चाहते हैं और जो उनकी ये जो मोहलिक बीमारी है उसे ख़त्म करना चाहते हैं और उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो शौकत खानम जो है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, ट्रांसपेरेंट उसका तरीक़ाकार है। डॉक्टर आसिम साहब ने खुद वो तमाम चीज़ें जो है वो इन डिटेल और वाज़े तौर पर बताई हैं। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर यकीनी बना सकते हैं इस बात को कि आपका जो दिया हुआ पैसा है, जो आपकी एहतियात हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त जगह पर लग रही हैं। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।